नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आइए आज बात करते हैं शरद ऋतु के बारे में। शरद ऋतु जो कि वर्षा ऋतु के बाद आने वाली ऋतु है, इसका वर्णन चरक संहिता में आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 6 तस्याशीति अध्याय में किया है और वाग्भट आचार्य ने अष्टांग हृदय के अध्याय 3 में ऋतुचर्या के अंतर्गत किया है। वर्षा ऋतु के बाद आने वाली जो ऋतु है, आश्विन और कार्तिक, ये 2 ऋतु मिलाकर करते हैं और सितंबर, अक्टूबर या मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक का जो समय है वो शरद ऋतु का माना गया है। इसे ऑटम सीजन यानी पतझड़ का सीजन भी कहते हैं। तो शरद ऋतु है, उसके लिए एक बहुत प्रचलित वाक्य है कि रोगाणाम शारदी माता। रोगों की माता है, यानी इस समय बहुत ही बीमार होने की, रोग होने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती है। कारण प्रकुपित पित्त, जो संचित पित्त वर्षा ऋतु में था, वो इसमें ऋतु परिवर्तन यानी तेज धूप होने के कारण जो गर्मी होती है, उससे जो पित्त है वो प्रकुपित हो जाता है और प्रकुपित पित्त जो है वो कई प्रकार की बीमारियां करता है। प्रकुपित पित्त जो है वो रक्त को भी दूषित करता है और कई बीमारियों को करता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं या बड़े हैं, वडील, वो जो हमको जन्म दिवस पर जो आशीर्वाद देते हैं वो यही देते हैं कि जीवेम शरदः शतम, यानी आप 100 शरद ऋतुओं को जिए। 100 शरद ऋतु क्यों कहा है? क्योंकि शरद ऋतु 6 ऋतुओं में से शरद ऋतु में बहुत ही अधिक सावधानी के साथ इसमें से पार होना होता है। शरद ऋतु थोड़ा लापरवाही से करेंगे और सावधानी नहीं रखने पर बिल्कुल बीमार होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। तो आइए जानते हैं कि प्रकुपित पित्त हमारे शरीर में क्या लक्षणों को प्रकट करता है। सबसे पहले तो शरीर में बहुत ही कहीं भी बहुत ही जलन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हाथ पैर के हमारे तलवे हो, वहाँ जलन होने की जलन होती है। इसके बाद बहुत पसीना अत्यधिक मात्रा में आना, आँखों का लाल होना, आँखों में जलन होना, मुंह में जीभ छाले होना जीभ पर, और जो आपका अन्न नली है यानी फूड पाइप है, इसमें जलन या पेट में एसिडिटी होना और खट्टा पानी, खट्टा डकार आना, ये प्रकोपित पित्त के लक्षण हैं। इसके अलावा यूरिन का पीला आना या यूरिन में जलन होना कभी कभी, और यूटीआई के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब यूटीआई होता है और उसमें कभी कभी आरबीसीज भी आ जाते हैं तो यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो या ऑरेंजिश भी हो जाता है। जब प्रकोपित पित्त रक्त को दूषित करता है तो स्किन डिसऑर्डर्स भी इस समय में बहुत सारे होते हैं। देखिए, त्वचा के विकार यानी स्किन पर लाल लाल बिंदु डॉट्स होना, लाल लाल फुंसियाँ होना, लाल चकत्ते होना या रैशेस होना, ये होने के साथ साथ इनमें खुजली होना और खुजली होने के बाद में इसमें जलन होना, ये सारे जो चीज़ है, ये स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय में। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी इस समय में प्रबल हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होते ही ब्लीडिंग पाइल्स हो जाते हैं। एपिटेक्सिस यानी नाक से नक्सीर आने की संभावना, और महिलाओं के की जहाँ तक हम बात करें तो अत्यार्तव यानी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी इस समय के दौरान इस ऋतु में होता है। चक्कर भी आते हैं। बालों का भी अचानक से झड़ना और सफ़ेद होना भी संभावना बनती है, क्योंकि जो बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना में कारण प्रकुपित पित्त को माना है आयुर्वेद के अनुसार। और कई प्रकार के ज्वर यानी सामान्य ज्वर, विषम ज्वर, आंतरिक ज्वर यानी वायरल फीवर, मलेरिया,
टाइफॉइड, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे कई प्रकार के जो ज्वर हैं वो इस सीज़न में होते हैं। कभी प्लेटलेट डाउन हो जाता है, इसिनोफिल बढ़ जाता है, WBCs फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे ज्वरों की भी ये संभावनाएं बनती हैं इस ऋतु में। इसलिए सावधानी पूर्वक ये जो 2 महीने हैं उसको कैसे किन उपायों से या किस प्रकार से समझ के हम सावधानी पूर्वक पार करें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो किस प्रकार का भोजन इस समय करना चाहिए। भोजन का बात है तो शीत और लघु, यानी जो ठंडा तासीर यानी नेचर ठंडा है ऐसी चीज़ों का सेवन करना है, और लघु यानी पचने में हल्का जो भोजन है उसका अभी सेवन करना चाहिए। देखिए, अग्नि अभी भी हमारा जो मंद ही चल रहा है, वो अभी प्रकोपित पित्त के द्वारा भी मंद ही है। तो इसमें भोजन की जहाँ तक बात है, अनाज की बात है, तो हमें अभी चावल का प्रयोग करना चाहिए। चावल यानी पुराने चावल। पुराने चावल हल्के से पीले पड़े हुए होते हैं, नए जो चावल है वो सफ़ेद होते हैं, और पुराने चावल हल्के से पीले होते हैं। उसको धो के और 15 से 20 मिनट सोख करके 2 गुना पानी में भगोने में बनाना है, कुकर में नहीं बनाना है, और बनाते समय उसमें घी ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से बनाए हुए चावल का भी सेवन करना है। गेहूँ की भी आप रोटी खा सकते हैं, पर गेहूँ भी हमारे पास पुराने गेहूँ होने चाहिए, उसकी चपाती अभी आप खा सकते हैं। इसके अलावा जौ की रोटी, ज्वार की रोटी भी अभी खाई जा सकती है। दलिया, गेहूँ का दलिया या जौ का दलिया भी अभी सेवन किया जा सकता है। अनाज के बाद जो बात है वो दालों की है। तो दालों में मूंग की 3 दालें, मूंग धुली, मूंग छिलका और मूंग साबुत, इन तीनों मूंग की दाल के साथ साथ मसूर की दाल का भी सेवन किया जा सकता है, क्योंकि ये चारों पर जो है पचने में हल्की हैं। इसके बाद शाक सब्जियों की बात करते हैं। तो देखिए, इस सीज़न में कड़वे रस प्रधान की जो सब्जी यानी करेला की सब्जी अभी विशेष रूप से हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर सेवन करना चाहिए। दाना मेथी की सब्जी खानी चाहिए, और जितनी भी हल्की सब्जियां हैं यानी जिनकी बेल है, क्लाइंबर्स हैं, उनकी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, जो कि घिया यानी लौकी, तोरई, गिलका, कद्दू, परवल को भी आयुर्वेद में श्रेष्ठ शाक माना गया है, उसका अभी सेवन करना चाहिए। शाक के बाद अभी जो फलों की बात है, तो फलों में मीठे रस, मधुर रस प्रधान जितने भी फल हैं उसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि केला किस तरह से होना चाहिए, देखिए, केला इस तरह से पतला छिलके वाला पका हुआ केला होना चाहिए, और ये जो डॉटेड है, इस तरह से डॉटेड जो केला है ये मधुर रस में होता है, और इसका सेवन अभी करना चाहिए। मीठे फलों में इसके अलावा एप्पल हो गया, अभी नाशपाती है, खजूर, अंजीर, इसका सेवन किया जा सकता है। तो इसके साथ में देखिए, कौन से रस हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, और कौन से रस हैं वो पित्त को शांत करते हैं वो भी जानिए। जो पित्त को बढ़ाते हैं उसमें अम्ल रस, लवण रस और कटु रस, यानी खट्टे पदार्थ, खट्टे दही, छाछ, नींबू, टमाटर, इमली, पतासी पानी, इस तरह का जो खट्टे चीज़ें हैं उनका सेवन अभी नहीं करना चाहिए। दही का सेवन तो विशेष रूप से अभी नहीं करना चाहिए। छाछ, क्योंकि तासीर में ठंडी है, उसका कभी कभार प्रयोग किया जा सकता है, वो भी रूम टेम्परेचर की ताज़ी छाछ का। और इसके अलावा जो अम्ल रस के बाद में लवण, नमक का भी अभी सेवन कम करना चाहिए, और ऊपर से तो बिल्कुल भी नमक नहीं लेना चाहिए, और सेंधा नमक का भी प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद आता है कटु रस। कटु रस यानी तीखे, हॉट स्पाइसी जो भी टेस्ट की चीज़ें हैं, यानी लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, इसका प्रयोग अभी नहीं करना चाहिए। लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
राई का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और अभी अचारों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो अचार में जो तेल वाले अचार हैं उनका सेवन नहीं करके आंवले का अचार या मुरब्बा आंवले का इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो और जो रस कौन से हैं जो पित्त को शांत करते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। जो रस आपका तिक्त रस, कषाय रस और मधुर रस, ये 3 रस जो हैं वो पित्त को शांत करते हैं। तिक्त रस में कड़वा रस आता है, यानी करेला, दाना मेथी, इसका सेवन किया जा सकता है। नीम भी इसमें आता है। तो जो भी हमारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें नीम के पत्ते का पानी बनाकर और उसको ठंडा करके अपने स्नान की पानी की बाल्टी में डाल के उससे स्नान किया जा सकता है, या उस एरिया विशेष में उस पानी का से आप उसको वॉश कर सकते हैं। या जो पत्ते हैं नीम के, उसकी चटनी सी बना के उसके वहाँ पर उसका लेप भी किया जा सकता है। कड़वा रस है वो पित्त को शांत करता है, उसका शमन करता है, उसको बैलेंस करता है। इसके बाद में आता है कषाय रस। कषाय रस यानी कसेला स्वाद जिसमें होता है, जैसे आंवला और हरड़। इसका सेवन अभी आमचूर का प्रयोग नहीं करके आप सब्जियों में या अपने आइटम में आंवले का पाउडर भी आमचूर की जगह यूज़ कर सकते हैं, या आंवले का शरबत बना के पी सकते हैं, आंवले का कैंडी खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। इस तरह से आंवला भी क्योंकि ठंडे तासीर का होता है तो इसका सेवन निश्चित रूप से किया जा सकता है। इसके बाद में आता है मधुर रस। मधुर रस प्रदान यानी जितने भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन, मिश्री, बूरा, खजूर, अंजीर, इस तरह के पेठा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब पित्त को शांत करती हैं। तो जो इन सब चीज़ों के साथ में आहार और विहार में दिन में सोना नहीं बताया गया है और रात में जगना भी नहीं बताया गया है, क्योंकि इन दोनों से ही पित्त का प्रकोपित होना बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स में ये काली किशमिश होती है, इसका ज़रूर से सेवन करना चाहिए। एक मुट्ठी भर के काली किशमिश जो है वो अच्छे से धो के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, ओवरनाइट सोक करें। सुबह उसी पानी में उसको मसल के छान के और उसका पानी सुबह सुबह पीने से जो है ठंडक और तरावट होती है और एक एनर्जी भी फील होता है। इस तरह से जब हम मसाले की बात करेंगे और घी तेल की बात करेंगे तो घी का सेवन, गाय का घी का सेवन अभी शरद ऋतु में करना चाहिए। ये पित्तवर्धक भी होता है और स्निग्ध भी होने से पित्त को शांत भी करता है और ये विरेचन का भी कार्य करता है। तो घी का और तेल की जहाँ तक, जो अपने दाल और सब्जी है उसका भी छोंक आपको घी में और जीरे में लगाना चाहिए। हींग का प्रयोग भी बहुत अल्प मात्रा में करना चाहिए। अगर तेल की बात करते हैं तो तेल में की जगह आप नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। तिल तेल और सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तिल तेल और सरसों तेल गर्म तासीर के तेल हैं। तो आप नारियल तेल में भी छोंक लगा सकते हैं, लेकिन राई का प्रयोग नहीं करना है। जीरा और दाना मेथी का प्रयोग अभी छोंक में करना चाहिए। बाकी और मसाले की और सब्जी में जो मसाला करना है उसमें धनिया पाउडर आप डालिए, जीरा पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। हल्का मसाला करना है, बहुत तेज़ मसाले नहीं करना है। तला हुआ ज़्यादा नहीं खाना है, तले हुए से भी एसिडिटी, पित्त विदग्ध हो जाता है, तो अभी तला हुआ नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना है, यानी जो पचने में भारी हो ऐसी चीज़ों का भी सेवन, मैदे मावे का अभी नहीं करना है। क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पसीना आता है, यूरिन में जलन, कहीं भी बर्निंग हो जाती है, ऐसे में सबसे अच्छा रहता है धनिए का पानी। और इसलिए सब्जी में भी आप धनिए का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कीजिए। धनिए का पानी यानी 1 गिलास पानी को गर्म करके 1 से 2 चम्मच धनिया दरदरा कूट के पानी में आप डाल के उसको ढक दीजिए।
जब वो ठंडा हो जाए तब उसको छान के उसमें थोड़ी सी चाहिए तो मिश्री आप मिला के पी सकते हैं। सौंफ का शरबत भी बना के पी सकते हैं। सौंफ भी ठंडे तासीर का है, तो सौंफ का इस्तेमाल भी सब्जी के मसाले में भी किया जा सकता है। सौंफ का शरबत और सौंफ और मिश्री भोजन के बाद लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो व्यवहार की एक बात है कि अभी बहुत तेज धूप जो आती है उसमें आप प्रयास करें कि कम से कम समय धूप में जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप करें। और रात्रि के चंद्रोदय जब होता है तो उस चंद्रमा की किरणों में आप बैठिए या टहलें, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो इस तरह से जब आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं समझती हूँ कि कम से कम बीमार होंगे और अपने को और अपने परिवार को आप स्वस्थ रख पाएंगे। इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आगे और वीडियो के साथ मिलूंगी। नमस्कार।